नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई एक ऐसी डील की जिसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स का नाम दिया जा रहा है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये समझौता भारत के ट्रेड, यहाँ की जॉब्स और दुनिया में भारत की जो जगह है ना, उसे हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखता है। लेकिन इन सब बड़ी बातों से पहले एक सीधा सा सवाल जो शायद हम सबके मन में है, क्या इस डील के बाद वो महंगी यूरोपियन लग्जरी कारें जैसे मर्सिडीज, BMW, ऑडी, क्या वो आखिरकार इंडिया में सस्ती हो पाएंगी? इसका जवाब ना इसी समझौते की गहराइयों में छिपा है। तो चलिए एक एक करके इस डील को समझते हैं। सबसे पहले ये मदर ऑफ ऑल डील्स है क्या चीज, फिर देखेंगे कि इससे हम लोगों की जिंदगी पर सीधा क्या असर पड़ेगा, कौन सी सेक्टर्स जीतेंगे और किन्हें नई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद बात होगी ग्लोबल पावर प्ले की और आखिर में देखेंगे कि आगे का रास्ता कैसा है। तो हमारा पहला सेक्शन है द मदर ऑफ ऑल डील्स। देखिए, इस समझौते को इतना बड़ा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये कोई रातों रात हुई बात नहीं है। इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। आपको पता है, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इस पर बातचीत 2005 से चल रही थी। मतलब लगभग 2 दशकों की मेहनत के बाद ये ऐतिहासिक मोड़ आया है। अब जरा इस समझौते के साइज को समझिए। ये सच में चौंकाने वाला है। सोचकर देखिए, एक तरफ भारत और दूसरी तरफ 27 यूरोपीय देश, ये सब मिलकर दुनिया की टोटल जीडीपी का 25% यानी 1/4 हिस्सा बनाते हैं। और इतना ही नहीं, ये पार्टनरशिप दुनिया के 1/3 ट्रेड पर सीधा असर डालेगी। मतलब इसमें कोई शक नहीं कि ये भारत के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड डील है। तो सवाल उठता है कि ये डील असल में है क्या? ये एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, जिसे हम FTA भी कहते हैं। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब ये है कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो सामान का आना जाना होता है, उस पर लगने वाले टैक्स, जिन्हें हम टैरिफ कहते हैं, वो या तो एकदम खत्म हो जाएंगे या फिर ना के बराबर रह जाएंगे। और इसका सीधा नतीजा, दोनों तरफ का सामान एक दूसरे के मार्केट्स में काफी सस्ता हो जाएगा। तो ठीक है, बड़े बड़े आंकड़ों से हटकर अब उस सवाल पर आते हैं जो सबसे जरूरी है। इस डील से हमारी, आपकी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है? क्या रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी? तो याद है हमारा सबसे पहला सवाल, यूरोपीय कारों पर अब तक 15% तक का भारी भरकम टैक्स लगता था। इस डील के तहत इसे धीरे धीरे घटाकर सिर्फ 10% तक लाने की बात हो रही है। इसका मतलब साफ है कि आने वाले वक्त में लग्जरी गाड़ियां वाकई में काफी सस्ती हो सकती हैं। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ कारों की नहीं है। यूरोपियन शराब पर जो 150% का टैरिफ लगता था, वो घटकर 20 से 30% हो सकता है। मशीनरी और केमिकल पर लगने वाले जो भारी टैक्स थे, वो लगभग खत्म ही हो जाएंगे। अरे यहाँ तक कि फाइटर जेट्स जैसे डिफेंस डील्स पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। देखिए, हर बड़े समझौते की तरह इसके भी कुछ विनर्स होंगे और कुछ को नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। तो आइए अब देखते हैं कि इंडियन इंडस्ट्रीज पर इसका क्या असर होने वाला है। अब देखिए, इस डील के ना 2 पहलू हैं। एक तरफ वो सेक्टर्स हैं जिन्हें जबरदस्त फायदा होने वाला है, जैसे भारत का टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर और हाँ, हमारा IT और सर्विसेज सेक्टर। इनके लिए यूरोप का बहुत बड़ा मार्केट खुल जाएगा। जाहिर है, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है। हमारे देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, शराब बनाने वाली कंपनियां, फर्टिलाइजर और हेवी मशीनरी, इन्हें यूरोप से आने वाले सस्ते सामान से तगड़ा कंपटीशन मिलने वाला है। इन मौकों का जो स्केल है ना, वो बहुत बड़ा है। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को $263 बिलियन के मार्केट में सीधी पहुंच मिलेगी। सोचिए, ज्वेलरी इंडस्ट्री को $79 बिलियन के मार्केट में 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा और लेदर इंडस्ट्री के लिए $100 बिलियन का बाजार खुल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी सेक्टर्स में लाखों नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। चलिए अब जरा बड़े पिक्चर पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि ये समझौता ग्लोबल स्टेज पर भारत के रोल को कैसे बदलता है, क्योंकि इसका असर सिर्फ ट्रेड तक नहीं है, ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मूव भी है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है। देखिए, भारत खुद अपनी 85% एनर्जी जरूरतों के लिए इंपोर्ट पर निर्भर है, लेकिन वो यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा एनर्जी सप्लायर बन गया है। अब आप पूछेंगे कैसे? भारत रशिया जैसे देशों से सस्ता कच्चा तेल खरीदता है, उससे अपनी रिफाइनरीज में पेट्रोल डीजल में बदलता है और फिर उसी तैयार माल को यूरोप को एक्सपोर्ट कर देता है। लेकिन भारत की ये स्ट्रैटेजी अमेरिका में कुछ लोगों को बिल्कुल रास नहीं आ रही है। वहां के कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि यूरोप एक तरह से अपने ही खिलाफ हो रहे हमले को फाइनेंस कर रहा है। उनका लॉजिक बड़ा सिंपल है। वो कहते हैं, इंडिया तेल खरीदता है, वो पैसा रशिया पहुंचता है और फिर रशिया उसी पैसे का इस्तेमाल वॉर में करता है। तो आप देख सकते हैं, ये इस डील की जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटी को एकदम साफ साफ दिखाता है। और इस डील की अनाउंसमेंट भी बड़े ही सधे हुए अंदाज में हुई। 24 जनवरी को यूरोपियन यूनियन की चीफ उर्सुला वॉन डर लियन भारत आती हैं। 26 जनवरी को उन्हें भारत के रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट के तौर पर सम्मान दिया जाता है। और ठीक उसके अगले दिन 27 जनवरी को इस ऐतिहासिक डील की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी जाती है। तो अब जब ये समझौता हो चुका है, तो सवाल उठता है कि आगे क्या, कौन से नए रास्ते खुलेंगे और किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। फ्यूचर में देखें
तो ये डील इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को बूस्ट दे सकती है और डिफेंस में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI बढ़ा सकती है। लेकिन रास्ता आसान नहीं है। भारत को यूरोप के कड़े कार्बन टैक्स का सामना करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि स्टील जैसे प्रोडक्ट्स पर उनके कार्बन एमिशन के हिसाब से टैक्स लगेगा। इसके अलावा यूरोप के सख्त लेबर लॉज भी एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। एक और बहुत जरूरी बात, भारत ने अपने डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर को इस समझौते से बाहर रखने का फैसला किया है और ये एक सोचा समझा स्ट्रेटेजिक मूव है ताकि विदेशी कंपटीशन से अपने देश के किसानों के हितों को बचाया जा सके। और जाते जाते एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, अब जब यूरोपियन यूनियन के साथ ये ऐतिहासिक डील हो गई है तो इसका असर अमेरिका के साथ भारत की जो रुकी हुई ट्रेड बातचीत है और जो हमारा कॉम्प्लेक्स रिश्ता है उस पर क्या पड़ेगा? उसे ये डील कैसे एक नया आकार देगी, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा।